स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में पहली खबर, निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आज बैठक की और दूसरी खबर में राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल चुकी है। बात अगर तीसरी खबर की करें तो इसमें हम आपको दिखाएंगे मेरठ में माफिया याकूब कुरैशी पर आज करोड़ों की जब्ती की कार्रवाई की गई है। चौथी खबर में माफिया उमेशपाल हत्याकांड में शूटर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। और पांचवी खबर में छात्रों की विदाई के दौरान गुरु शिष्य की आंखें नम नजर आईं। और छठी खबर में जियो सिनेमा ऐप ने आईपीएल के प्रसारण में रिकॉर्ड बनाया है। इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले आपको रामलला की नगरी लेकर चलते हैं। राम नगरी में इन दिनों दूर दराज से आए श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से पौराणिक मठ मंदिरों के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 7 मिनट में संपूर्ण अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन करवाया जा रहा है। और इसके लिए 3000 रुपए का किराया लिया जा रहा है। और आज न्यूज़ 18 आपको आसमान से अयोध्या के दर्शन कराने जा रहा है। हमारे संवाददाता ने अयोध्या की इस खास हेलीकॉप्टर सेवा का पूरा जायजा लिया है। आप भी करिए आसमान से अयोध्या का संपूर्ण दर्शन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आसमान से अयोध्या का दर्शन। किस तरीके से राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से बदली हुई, चमचमाती हुई नजर आ रही है। ये यहां पर आप देख सकते हैं विकास के जो काम अयोध्या में लगातार हो रहे हैं, तमाम सरकार की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिल रहा है, उसकी झलक इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप जो नीचे मंदिर देख रहे हैं, ये अयोध्या का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। जहां पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अयोध्या का जो ये मंदिर है, ये देश का सबसे खूबसूरत मंदिर है। आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इस मंदिर को तेजी से बनाया जा रहा है और 2024 से पहले इसे देश दुनिया के राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर है, ये आने वाले दिनों में बेहद कम समय में बनकर तैयार होगा और 2024 के पहले राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो अन्य मंदिर हैं, चाहे वो बड़ी छावनी हो, छोटी छावनी हो, वो भी आपको नजर आ रही है यहाँ से। और ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, ये इसकी कई खासियत है। इस पूरे मंदिर में कहीं भी आपको न तो सीमेंट का यूज किया गया है, न तो सरिया लगाई गई है। ये बंसी स्टोन से, जो कि राजस्थान से लाए गए हैं, उनके जरिए बनाया जा रहा है। कैसा लगा आपको अयोध्या का हवाई दर्शन? बहुत अच्छा लगा। और मैं सर्वप्रथम तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं माननीय श्री पर्यटन मंत्री जी का हृदय से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समस्त साधु संतों के लिए यह जो है सुविधा चालू करी कि जिससे समस्त साधु संत और राम भक्त भी वो करके इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। माता जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार भी एक बार आ चुकी हूँ 20 साल पहले, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी थोड़ा डिफरेंस हो गया है, अलग सा हो गया, देख के बहुत अच्छा लगा है। हाँ। तो अब यहाँ पर किस लिए आए हो आप? और सरयू नदी देखने के लिए आए। हेलीकॉप्टर राइड के लिए आए हैं। अयोध्या पहली बार ही आए हम। हाँ, बहुत अच्छा लगा घूम के। आपको कैसा लगा अयोध्या? मैंने तो अभी घूमा है बहुत सारा, पहली बार ऐसी बड़ी चीज़ देखी और इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था और भगवान भी अच्छे थे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जन्मभूमि भी बहुत अच्छी लगी। अभी लास्ट हेलीकॉप्टर राइड करना है, वो होने के बाद बहुत खुशी होगी। आपको कैसा लगा? मेरा तो ड्रीम था और ड्रीम कम ट्रू हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपना पूरा हुआ है। आप बहुत 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 एडवांस शेयर होगा, सबको हेलीकॉप्टर यात्री मिलेगी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हर कोई हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं सकता। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत काम भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी राम मंदिर का, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। योगी इतना बड़ा सुविधा किया है सबके लिए, हर कोई बैठ सकता है कि हेलीकॉप्टर में, हम तो बैठेंगे।
आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। गृह विभाग के अफसरों के साथ डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा भी बैठक में शामिल रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। दरअसल निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की सूची जारी होने के बाद 6 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराने का वक्त रखा गया है। उम्मीद है कि 6 अप्रैल के बाद निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे, एडीजी एलओ साहब भी थे, सभी लोग थे। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको और गृह विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग की राजधानी लखनऊ में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये तस्वीरें राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर की हैं। मीटिंग खत्म हो गई है और तमाम जो आला अधिकारी थे वो आज मीटिंग में पहुंचे थे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, नगर विकास के प्रमुख सचिव अभिजात जी और जैसे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे इस बैठक में। बैठक में खासतौर से नगर निकाय चुनावों में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम आला अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में किस तरह चुनाव में बेहतर तारतम्य तमाम विभागों से बिठाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से चुनाव कराए जाएं, इन बातों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए सेंसिटिव जिले हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर खास तौर से बारीकियों को परखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं उन्होंने मीटिंग में इस बात को लेकर के साफ तौर से कहा है, चूंकि नगर निकाय का चुनाव में सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस महकमे पर ही होता है, लिहाजा पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से उन्होंने गंभीर चर्चा में बातचीत की है और नगर निकाय चुनाव में पूरी तरीके से कमर कसने के दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि आने वाले सप्ताह भर 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। निकाय चुनाव नहीं, 2024 का चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। सर, आज आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है? क्योंकि अब आगे वाले समय में यूपी में निकाय चुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी वो गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही हैं। देखिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना, डबल इंजन की सरकार का जो काम है उसको निचले स्तर तक पहुंचाना और लोगों को बताना। और अभी तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो कमल खिलेगा ही, लेकिन 2024 में तो एक तरफा जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है और सपा बसपा कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। उत्तर प्रदेश में बीते 4 चुनावों से लगातार हार झेल रही समाजवादी पार्टी ने अब वोट बैंक का गणित नए सिरे से साधना शुरू कर दिया है। अब तक पिछड़ी बिरादरियों की गोलबंदी करने वाले अखिलेश यादव ने दलित वोटरों पर भी फोकस बढ़ा दिया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर जैसे बीएसपी के दिग्गज रहे पिछड़े और दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। अब वो मायावती के गुरु रहे कांशीराम पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। आज अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और दलितों को अपने पाले में लाने का संदेश भी दिया। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो कांशीराम की मूर्ति के अनावरण पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। मायावती ने अखिलेश यादव को दलितों और पिछड़ों का विरोधी बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कांशीराम के नाम को भुनाने की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी गई है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों के मसीहा भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और राजनीतिक द्वेष का इतिहास सबके सामने है।
आगे बढ़ते हैं खबर देवरिया से, जहां पर एसबी-एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया। उन्होंने इस बयान में गुंडई शब्द का इस्तेमाल किया है। सर, आपने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक सवाल रखा है कि प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? कल तक जो गुंडई करने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई की डायमंड जयंती समारोह में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। मोदी सरनेम टिप्पणी पर सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील के लिए राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ सूरत आए। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है और उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख दी है। राहुल गांधी के सूरत कोर्ट जाने और फैसले के खिलाफ अपील पर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये लोग जनता और कोर्ट का अपमान करते हैं, जनता इन्हें जवाब जरूर देगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी न्यायपालिका को प्रभावित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट ये कहना कि अगर श्री राहुल गांधी जी को अपील करना था तो सजा के तुरंत बाद नहीं करके, जो संसद का इतना समय बर्बाद करके और कांग्रेस ने एक नौटंकी करने की कोशिश की, न्यायालय पर दबाव बनाना, लोकतंत्र को बंधक बनाने का और विदेशी सलाहकारों से सलाह लेने का जो पाप किया है, अपराध किया है, न्यायालय की सजा तो जो है उससे बड़ी सजा कांग्रेस को जनता की अदालत से मिलेगी जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे? इसलिए हमारे मन में यह सवाल भी उठता है और यह कष्ट भी है कि इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर ये अकारण इतनी शान और शौकत और इतना
जलवाए जलाल दिखाने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर मेरठ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने याकूब कुरैशी का बंगला कुर्क कर दिया है। पुलिस अब तक करीब 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है और 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है। अवैध मीट प्लांट मामले में याकूब फैमिली पर शिकंजा कसा जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आज की संपत्ति कुर्क की गई है। मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आप याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुर्की का नोटिस चिपका कर दिया गया है। आप ढोल नगाड़े के थाप के साथ यहां पर कुर्की की जा रही है और जिस तरीके से यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है वो संजीदा बेगम जो याकूब की पत्नी है उनके नाम पर है और इसको यहां पर पुलिस कुर्क कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब कुरैशी और उनकी फैमिली फंसी है, जिसमें अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। याकूब का एक मकान कुर्क कर लिया गया है, उसके बाद अब ये दूसरा मकान है और इसी तरह आज मेरठ पुलिस 7 मकान कुर्क करेगी। यानी जो अभी तक प्रॉपर्टी 25 करोड़ की कुर्क की गई थी वो अब 26.5 करोड़ का ये आंकड़ा हो जाएगा जब कुर्की की कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित कर ली जाएगी। और मैं आपको बता सकता हूं यहां पर कि याकूब कुरैशी की जो संपत्ति है उस पर पुलिस लगातार निगाह बनाए हुए है। एक के बाद एक संपत्ति चिन्हित की जा रही है। पुलिस ने प्राइमा फेसी 31 करोड़ की संपत्ति यहां पर चिन्हित की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई का दौर जारी है। लगातार कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं मेरठ पुलिस यहां मौजूद है। स्पेशल टीम यहां पर इकट्ठा की गई है जो कुर्की की जानकारी के लिए रेवेन्यू के लोग भी यहां पर बुलाए गए हैं। पुलिस फोर्स मौजूद है और इलाके के लोग यहां पर तमाशबीन बने हुए हैं, क्योंकि यहां पे याकूब का रसूख हुआ करता था, उनका जलवा हुआ करता था। बसपा के पूर्व मंत्री थे याकूब कुरैशी और जिस तरीके से याकूब कुरैशी यहां पर पंचायत लगाया करते थे, इलाके के लोगों में उनका दबदबा कायम था और उसी को लेकर आज यहां पर पुलिस यहां पर कार्रवाई के मूड में है, यहां पर कार्रवाई कर रही है। याकूब कुरैशी की संपत्ति को लेकर यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में पिछले करीब 1.5 महीने से शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम का वो फुटेज मिल गया है जिसमें उसने मेरठ में अतीक की बहन के घर पर पनाह ली थी। ये वीडियो 5 मार्च की सुबह करीब 6 बजे का है। सीसीटीवी में कैद गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई से गले लगते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने कल ही अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया था। शूटर गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, जिसे आप देख भी सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर पहुंचने के दौरान जो सीसीटीवी सामने आया था उस दौरान का ये वीडियो और शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन के घर में जब दाखिल होता है तब की तस्वीर और फिर परिवार के लोगों से मुलाकात करता है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर उमेश शूटआउट वाली है, दूसरी तस्वीर में कैद शूटर गुड्डू मुस्लिम और तीसरी तस्वीर अतीक के बहनोई की जिसे पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ साबरमती जेल पहुंची। कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी है और गवाहों ने अतीक का नाम लिया है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद के मामले में भी अतीक से पूछताछ होगी। जीशान अहमद के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी दिए जाने और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला है। जीशान अहमद का 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में केस दर्ज किया गया। उमेश शूटआउट कांड में अखलाक और शाहरुख को जेल भेजा गया है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है और दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। अतीक के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी मेरठ से हुई थी, वहीं नौकर शाहरुख को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को आज फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में विधायक रमाकांत यादव को 14 दिनों की रिमांड पर दे दिया है। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले सपा विधायक रमाकांत यादव ने कहा उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं मिला तो जहरीली शराब कांड में फंसाया गया। और ये भी आरोप लगाए कि हमें 2024 तक ये जेल में रखना चाहते हैं।